नेक्स्ट हमें जो सबसे पहले देखना है, क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर मैं देखूं H2 का, ठीक है, तो हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। H2 मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। मतलब अगर हम इसका देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1 ही जाएगा, मतलब लास्ट आउटर मोस्ट शेल में भी इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 ही है, तो हम 1 बना देंगे। ठीक है, H2 है तो मतलब दूसरा भी H होगा, उसकी भी आउटर मोस्ट शेल में। अब एक एलिमेंट को खुद को कंप्लीट करने के लिए पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। ये अब कंप्लीट हो चुका है, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। अब इस हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी हमने इधर एक का लिया है, अब सपोज कर लो मैं दूसरा ले रही हूं O2। बताओ, 2 ऑक्सीजन है, बिना सोचे समझे क्या बना देंगे? 2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। 8 मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगी? 2 6। मींस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? जबकि स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 8 होने चाहिए, मतलब 2 और चाहिए, राइट? तो अब हम इसकी आसपास क्या बना देंगे? 6। मैंने 2 डिफरेंट क्यों यूज करे हैं, ताकि आपको ये पता हो कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड है, ऐसा ना लगे कि ये दोनों इसी के हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 2 थिंग्स, एक जगह सर्कल, एक जगह छोटा सा स्टार। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में, स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2, तो ये ले लेगा, हो गया स्टेबल। सेम इसको भी स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? हो गया स्टेबल। थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। यस, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल का, विच इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लोगे किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का, मेक श्योर उसका एटॉमिक नंबर आपको पता हो। उसके बाद आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप देखेंगे कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? अब इसके 6 थे, जबकि आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, तभी इस ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब ऐसे हमने CO2 का बनाना है। अब C मेरा 1 है, इसे बीच में रखो। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? तो ड्रॉ कर दो, इधर भी ड्रॉ कर दो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 4। तो 4 हम इधर ही बना देते हैं जहां बॉन्ड बनेंगे। ऑफ कोर्स इधर और इधर बनाने का फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड इधर बनेगा ऑक्सीजन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स भी हम उसी तरफ लिखेंगे जहां पर वो बॉन्ड बनाएगा। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2, तो ये ले लेगा कार्बन से, कोई दिक्कत? कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 1 2 3 4, 4 है। कार्बन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 2 और 4। मतलब इसे स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अगर ये 2 यहां से ले ले, 2 यहां से ले ले इस ऑक्सीजन से, तो स्टेबल हो जाएगा। तो ले लेते हैं, कार्बन भी स्टेबल। अब इस ऑक्सीजन को कर लो। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स टू डू नाउ। नहीं 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 नहीं, हाँ बीच पे C2 CH4 पहला ठीक था, इधर C2H6 कर लेंगे। ठीक है, अब यहां का समझ ही लो। पहला आपका क्या है? CH4 है, तो कार्बन बीच में, उसके आसपास क्या जाएगा?
हाइड्रोजन। अब कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगी? पहले में 2 और दूसरे में 4 लास्ट में। तो हम इसके आसपास क्या बना देंगे? 4। तो 1 2 3 4। ये हमने किसके इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं अभी? कार्बन के। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो उसके आउटरमोस्ट में कितना होगा? 1। तो हाइड्रोजन का बना दो। बना दिया। अब पहले हम किसको, हाइड्रोजन को स्टेबल कर लो। हाइड्रोजन को स्टेबल करने के लिए आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 चाहिए। ये वाली हाइड्रोजन स्टेबल हो गई। अब ये वाली हाइड्रोजन कर लो स्टेबल, ये वाली कर लो, सारी स्टेबल हो गई। लास्ट में कौन बचा? तो सारे हाइड्रोजन स्टेबल हो चुके हैं। अब कार्बन का कितना? 1 2 3 4। तो कार्बन स्टेबल होने के लिए सारे हाइड्रोजन से ले लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा सही नहीं बना, बट इसको पूरा ढंग से ले लेना, ठीक है। तो आपका CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा। अब N2 पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगी? अगर इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो 2 5। अब मैंने ऐसा क्यों करा कि मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स बीच में ही क्यों ले लिए? क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका क्या है? 7 है। मींस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 3। तो अगर ये नहीं समझ आ रहा डॉली, देख, नाइट्रोजन लिखा हमने, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन से पे आया? 7 पे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 7 हुआ। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा क्या है? 7 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि हमारे पास शेल होती है। पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, उसके बाद वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो हमने पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? तो बाहर वाली में कितने जाएंगे? 5। मतलब इसकी वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं? 5। तो हम इसके आसपास इन्हीं को ड्रॉ करेंगे। तो मैंने नाइट्रोजन के आसपास 1 2 3 4 5 इन्हीं को ड्रॉ कर लिया। अब आता है कि मैंने तीनों को यहां पर क्यों ले लिया? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है और इसे 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3। तो मतलब अगर ये स्टेबल होगा तो इसको इसके 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। तो हम इसको कुछ इस तरीके से बना लेंगे। अब काउंट करो इसके कितने इलेक्ट्रॉन जो है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नाइट्रोजन स्टेबल हो गई। अब इसको स्टेबल करो। ये सिर्फ स्टेबिलिटी के ऊपर है। जो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो अपने नेबरिंग वाले के साथ से ले लेते हैं। इतना समझ आ गया? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? C2H6। तो पहले C2 बना लेते हैं। अब H इनके आसपास, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दोगे? रुक जाओ, धीरे से, सबको आ रहे तेरे को? देखो, कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक जो नंबर है वो क्या है? 6 है। तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेल्स में डालेंगे। तो पहली शेल में हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। तो अगर मैं इस 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स पहली शेल में दे दूं तो बाकी शेल्स के लिए कितने बचेंगे? 4। अब सबसे बाहर वाली शेल कौन सी हो जाएगी? 4 वाली। तो हमारी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 4। तो कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे हम? 4। तो ड्रॉ कर दो 1। जहां जहां ये बॉन्ड जिस जिसके साथ बना रहे वही ड्रॉ करना। ऐसा ना हो कि आप 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां ड्रॉ कर दो, 2 यहां नहीं। अगर यहां पर भी बॉन्ड है, यहां पर भी बॉन्ड है, हर जगह दोगे। अब इधर भी 4 आ जाएंगे विदाउट एनी डाउट। हाइड्रोजन का कितना होता है? आउटर मोस्ट शेल में भी कितने होंगे? 1, क्योंकि उधर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो 1 दे दो।
अब इस कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये स्टेबल हो जाएगा, सबसे ले लेगा, जिस जिसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है ये उन सबसे ले लेगा। ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी था, इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, तो ये अपने के साथ साथ उनका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसे स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, ये हाइड्रोजन का खुद का, इसने कार्बन का ले लिया। इसे स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? 2 चाहिए, इसे भी स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन को, इसे भी स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, इसे भी स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, इसे भी स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए। यहां पर कार्बन बचा तो ये कार्बन भी अगेन उस कार्बन की तरह अपना बॉन्ड इस तरीके का बना लेगा। तो इनडायरेक्टली इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग एलिमेंट, जो भी हमारा एटम है, एलिमेंट है, वो बनाएंगे, उसके आसपास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जैसे कार्बन का 4 था, लास्ट में 4 आ रहा था, मतलब उसे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे? 4। तो वो अपने सारे नेबरिंग वाले से लेगा, ऐसा नहीं कि वो एक ही कार्बन के 4 ले लेगा या हाइड्रोजन के लेगा, नहीं, जो भी उसके आसपास नेबरिंग है वो उन सबसे कलेक्टिवली लेगा। समझ आया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? करेक्ट करो। बाकी सिर्फ इतना ही याद रखो कि जो भी एलिमेंट लिख रही हूं उसका मैं क्या देखूंगी? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नंबरिंग पे आ जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वो वाला, और आउटर मोस्ट शेल वाले को हम डिस्प्ले करेंगे। इज इट फाइन? होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिनमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है वो सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम होगा। मतलब अगर मीथेन में कार्बन की वैलेंसी पूरी है, मतलब अगर किसी फंक्शनल ग्रुप को इसके साथ जुड़ना भी होगा तो उसको एक हाइड्रोजन को निकालना होगा, क्योंकि जो कार्बन है वो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। यहां पर कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, राइट। क्योंकि यहां पर कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर उसे किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाना है तो उसे यहां से हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इधर एक और OH लगा दूं तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आएगा उसके लिए एक हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा। तो अब यहां से हमारी हाइड्रोजन निकलेगी, फंक्शनल ग्रुप ये लग गया OH, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं CH3OH। अब यहां पर भी अगर मुझे फंक्शनल ग्रुप ऐड कराना है तो कोई सी भी हाइड्रोजन निकाल देंगे और OH लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? C2H5OH। अगर आप नोटिस करोगे तो होमोलोगस सीरीज में आपका क्या सेम है? आपका फंक्शनल ग्रुप सेम है, और अगर डिफरेंस आ भी रहा है तो किसका आ रहा है? CH2, या तो कार्बन नंबर का आ रहा है या हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है। तो होमोलोगस सीरीज इज द सीरीज जिसके अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम रहता है, और इस सीरीज के अंदर अगर कभी डिफरेंस आएगा तो वो हमेशा CH2 का डिफरेंस आएगा। अगर आपका आइसोमर्स आएगा तो रिमेंबर इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो तो सेम रहेगा, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज करेगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में चेंज। सपोज करेंगे अगर हम लोग आइसोमर्स देखें पेंटेन के, पेंट में कितने कार्बन होंगे? पेंट में 5 होते हैं, राइट। तो अगर मैं पेंटेन की बात करूं तो पेंटेन को हम ऐसे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं? हाइड्रोजन। तो ये मेरा नॉर्मल पेंटेन है। क्या है? पेंटेन। अब मैं इसमें एक चीज कर सकती हूँ कि यहां से कार्बन एटम को उठा के नीचे ले जाऊं। अगर मैं दूसरे में इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है? क्यों? कार्बन अभी भी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। पेंट में कितने कार्बन होते हैं? 5। हमने 5 कार्बन ड्रॉ कर दिए। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। यहां पर कार्बन आखिरी में था, अब मैं इसे उठाकर यहां पे कहीं पे भी रख सकती हूँ, राइट। तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 नीचे आ गया। अब अगर मैं इसे कंप्लीट करूं तो क्या हो जाएगा? ये CH3 CH
सब कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे। अब मैंने CH3 क्यों लिखा? कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो हमें बॉन्डिंग याद रखनी है कि 3 ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? कार्बन के साथ। तो टोटल बॉन्ड कार्बन ने इस वाले कितने बनाए? 4। अब देखो, जब हम लोग ऐसी फॉर्म में ब्रांचिंग सिर्फ एक तरफ हो तो हम उसके आगे लगाते हैं आइसो। क्या लगाते हैं? आइसो। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? आइसोपेंटेन। क्या बन जाएगा? आइसोपेंटेन, जब हमारी सिर्फ एक तरफ ब्रांचिंग हो। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पहले मैंने इस कार्बन को शिफ्ट किया था, अब मैंने इस कार्बन को भी उठाकर यहां पर भेज दिया। पॉसिबल है क्योंकि हमें सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो अब आप देखोगे ब्रांचिंग नीचे भी है और ब्रांचिंग ऊपर भी है, तो इसमें बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो। बट आपके कार्बन नंबर सेम है, 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर में चेंज नहीं आया है। तो दैट इज योर आइसोमर्स। अगर मैं इनका फॉर्मूला भी लिखूंगी तो देखो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, तो C5। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो C5H12। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। C कितने, H कितने? काउंट कर लो किसी को दिक्कत है तो। इसका तो अब आपने एक चीज नोटिस करी कि आइसोमर्स में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहां पर आया है? सिर्फ हमारी ब्रांचिंग भी बोल सकते हो आप, उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले को भी बोल सकते हो। अब क्या इथेन का आइसोमर पॉसिबल है? खुद अपने दिमाग से सोचो। इथेन में कितने कार्बन होंगे? 2। मेथ में 1 होता है, इथेन में, एथ में 2। तो क्या इथेन में 2 ही कार्बन है? तो क्या इसका कुछ पॉसिबल है? मैं इसको उठाकर अगर यहां भी लगाऊंगी बात वही बन जाएगी, राइट? ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन अगर हम देखेंगे, सबसे पहले आता है कंबशन। कंबशन क्या होता है? फायर इन बॉल, मतलब उसका बर्न होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब कोई भी चीज बर्न होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब हम उसे क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। तो यहां पर कार्बन बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब भी कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो क्या रिलीज करता है? CO2। अब कुछ ऐसे कार्बन कंपाउंड्स होंगे जो बर्निंग में बहुत ज्यादा हीट देंगे और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत कम देंगे। फाइन। आपके जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से कार्बन होते हैं? जिनमें हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड जाता है। तो जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं तो वो हमें कैसी फ्लेम देंगे? क्लीन फ्लेम। क्या होते हैं? आग जल रही होती है, उसके ऊपर से वो जो आग का निकल रहा होता है, दैट इज योर फ्लेम। तो वो बिल्कुल साफ होगी। लेकिन जब आपके अनसेचुरेटेड जलते हैं तो वो येलो फ्लेम देते हैं, उसके साथ साथ कुछ ब्लैक ब्लैक सा रेसिड्यू बच भी जाता है। जैसे कोयला, कोल बर्न करते हो उसे, काला सा स्मोक निकलता है, ठीक है, रेसिड्यू भी बचता है। तो वो अनसेचुरेटेड आपके क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑफकोर्स ही बात है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, कंबशन में वो बर्न तो हो रहे हैं, साथ साथ ऑक्सीडाइज भी तो हो रहे हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स कंबशन के अंदर ऑक्सीडाइज होते हैं। तो अगर हम वहीं पे देखें ऑक्सीडेशन में, तो हमारा ये कैसा ग्रुप है? OH है, मतलब ये हमारा एल्कोहल है, राइट? तो हमारा एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो रहा है? COOH। कौन सा ग्रुप था ये? कार्बोक्सिलिक। कौन सा ग्रुप था? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने यहां पर क्या देखा? ऑक्सीडेशन के अंदर एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट है और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अब ये दोनों को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलेंगे, बिकॉज ये दोनों क्या कर रहे हैं? इसको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। सो दीज आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। इस रिएक्शन में कोई डाउट?
ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा कि अल्कोहल कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, और हमारे पोटेशियम पर मैग्नेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट किसकी तरह काम करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तीसरा हमारे पास आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में ये हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसे हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड है। सो एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और इसमें हमारा कैटलिस्ट कौन है? निकल। निकल क्या करेगा? सेम स्पीड अप कर देगा उस रेट को। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सपोज ये बैठी हुई है, मैं आऊं इसको हटाऊं और इसकी जगह कोई और बैठ जाए या मैं खुद बैठ जाऊं, तो दैट विल बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की किसी को उसकी जगह से हटाना और उसकी जगह ले लेना। तो अब यहां पर क्या होगा? CH4Cl2 था। पहली बात कि ये रिएक्शन बहुत मतलब नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि आपका जो कार्बन है वो कभी भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता उतने अच्छे से। तो ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। सबसे मेन चीज क्या है? ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? सनलाइट। ये रिएक्शन आपकी सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। अब सनलाइट के प्रेजेंस में होगा क्या? क्लोरीन जाएगा, यहां से एक H को निकालेगा और उसकी जगह ले लेगा। तो क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस HCl। वाई दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि क्लोरीन गया, हाइड्रोजन को उसकी जगह से निकाला और उसकी जगह ले ली। इसमें में कोई डाउट?